नमस्कार दोस्तों। आज है 15 जून, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो में मैं जनरली बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ संक्षिप्त में। अभी बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो ग्वार के प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। हाल-फिलहाल में जो न्यूज़ आ रहा है ईरान और इज़राइल का, जिस हिसाब से लड़ाई गहराती जा रही है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है ग्वार सेक्टर पे, वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ जो अराइवल्स के जो पेस हैं, कितनी अराइवल्स अभी तक आई। आज मैं एक्सक्लूसिव एक नंबर लेके आया हूँ कि अभी तक कितने सप्लाई आई है मार्केट में, कितना क्रश हुआ और कितना स्टॉक्स बाकी है। गम से भी कितना अभी तक एक्सपोर्ट हो चुका और कितना स्टॉक्स बाकी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। उसके साथ-साथ हम चर्चा करेंगे मॉनसून के ऊपर भी कि मॉनसून का अभी क्या इम्पैक्ट रह सकता है, आगे चल के क्या संभावना है मॉनसून को बन रही है और ग्वार का एरिया कितना रहेगा। तो बिना समय गँवाए आगे बढ़ते हैं और डिस्क्लेमर एक देना चाहूँगा मैं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ टोटली अगर देखा जाए तो एक तरह से एजुकेशनल पर्पस इसको बोलिए, ठीक है? इसमें जो भी डेटा मैं दिखाता हूँ, चाहे जो भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, वो कितना राइट है, उसको आपको क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। और इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप जानिए कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है। ट्रेड लेने से पहले आपके जो भी कंसल्टेंट है, उससे एक बार ज़रूर बात करें। ठीक है, तो बिना समय गँवाए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वार के अराइवल्स के ऊपर। लास्ट वीक ये मैं नंबर लेके आया था, ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी और इसमें हमने देखा था कि मई तक जो नंबर आए हैं, मई तक का अगर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के आंकड़े देखेंगे, तो मई तक 3.54 लाख टन का ग्वार का अराइवल्स हो चुका है अक्टूबर से लेके मई तक। पिछले साल 2.65 था। तो मई तक तो हमने देखा कि ग्वार के अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे और उसके हिसाब से हमने देखा कि मई में और जून में लगातार ग्वार के भाव गिरते चले गए। एक बार समझने की कोशिश भी करेंगे कितने ग्वार के प्राइस गिरे हैं, पहले नंबर्स पे बात कर ली जाए। तो मई तक इतने सारे अराइवल्स, जून अभी चल रहा है और जून में 14 जून तक का जो नंबर मैंने निकाला था, जून में थोड़ा सा अराइवल पेस कम हुआ है। पहले 14 दिनों में जो टोटल अराइवल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिखा रहता है 9.5 थाउजेंड टन के आसपास, ठीक है? पिछले साल 11.5 थाउजेंड टन था। तो पिछले साल के कंपेयर में 2000 टन के आसपास अराइवल अभी कम आए हैं जून में। लेकिन आगे चल के देखेंगे कितना रहेगा अराइवल, क्योंकि जून के बाद जुलाई से धीरे-धीरे सप्लाई कम होती जाती है और अराइवल्स आते नहीं हैं। अभी जिस हिसाब से प्राइस गिर रहे हैं, तो संभावना ऐसी बन के निकल के आ रही है कि हो सकता है आगे चल के अराइवल्स और धीरे-धीरे कम होते जाएँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये जो भी अराइवल्स आप देख रहे हैं, अपने सीज़नैलिटी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और ग्वार की सीज़नैलिटी, अराइवल की सीज़नैलिटी का मतलब ये हुआ कि किस महीने में अराइवल बढ़ता है और किस महीने में कम होता है। इसको अगर आप बारीकी से समझेंगे तो ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो टाइम रहता है, या हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है, इस टाइम पे नई फसल आती है और इस टाइम पे अराइवल्स सबसे ज़्यादा पीक पे रहते हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में। इस बार भी हमने देखा था राजस्थान के कई सारे जिलों में कितने सारे अराइवल्स, स्पेशली मेट्रो सिटी में, बीकानेर में काफ़ी सारे अराइवल्स हमें बनते हुए दिखे थे। उसके बाद आप दिसंबर के बाद देखेंगे जनरली अराइवल्स धीरे-धीरे कम होते जाते हैं और फिर जो अराइवल्स बढ़ने का दौर शुरू होता है अप्रैल से होता है, अप्रैल से लेके जून तक। और हम अभी इसी दौर में चल रहे हैं, जून खत्म होने वाला है और इस टाइम पे अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे, अराइवल्स के नंबर, आवक की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी है। जून के बाद हम देखेंगे कि जून के बाद ये अराइवल्स धीरे-धीरे कम होते जाएँगे, ठीक है? जुलाई में कम, अगस्त, सितंबर में कम और यही वो टाइम रहता है जब ग्वार के प्राइस बढ़ते हुए दिखते हैं। तो अराइवल्स के हिसाब से देखें, अभी तक टोटल अराइवल्स ज़्यादा आए हैं पिछले साल के कंपेयर में, लेकिन आगे चल के कम रहने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं अराइवल के अलावा अभी जो नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे किसानों से भी बात कर रहा था, लोगों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, नए सीज़न, नई फसल लगाने के लिए सीड की खरीदारी हो रही है और एक तरह से देखा जाए कि अगले 1-2 सप्ताह में ग्वार के जो सोइंग है, बुआई है, वो अच्छी खासी स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट हो भी चुकी है कई सारी जगह पे। धीरे-धीरे वो पिकअप होते हुए दिखाई देगी। जुलाई मेन टाइम रहता है और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो मानसून की स्थिति मैं देख रहा था अभी, मानसून की स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक का जो नंबर मुझे मिला आईएमडी की वेबसाइट पे, 24% तक ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंट्री एज ए होल 34% कम बारिश जून में हुई है। ठीक है, तो जून में बारिश वास्तव में इस साल कम है क्योंकि अर्ली मानसून आ गया था और अर्ली मानसून आने के बाद हमने देखा था कि जून में धीरे-धीरे बारिश कम होती हुई दिखी थी। हमारा जो ग्वार का बेल्ट है, स्पेशली देखा जाए राजस्थान और गुजरात, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है और नॉर्थ वेस्ट रीजन में अभी तक
28% तक कम बारिश हुई है। तो बारिश की अगर बातें हो रही हैं तो थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं और इसमें हम चलते हैं, जो हम देखते हैं कि कितना कहाँ तक मानसून अभी तक पहुँच चुका है। आईएमडी बहुत बखूबी से अपने डेटा निकालता है, ग्राफ निकालता है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे आप ये फॉरवर्डेड मैसेज देखते होंगे, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ आईएमडी की वेबसाइट पे। तो ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। आईएमडी गूगल में आप टाइप करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये आता कहाँ से है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाइए, आईएमडी टाइप करिए गूगल में, इंटर, ठीक है। आईएमडी ये खुला और नीचे में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जाके ऑल इंडिया वेदर फोरकास्ट बुलेटिन पे क्लिक करिए और इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका ये वाला जो चार्ट में दिखा रहा था मानसून वाला, ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी तक जो अराइवल्स की स्थिति है, अराइवल का मानसून की जो स्थिति है, मानसून की स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो आधा भारत ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये रीजन ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये रीजन कवर हो चुका है। बाकी जो रीजन है ये ऊपर में जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन है ये कवर होना बाकी है। इसी में आपका राजस्थान वाला भी इलाका आता है, गुजरात भी आता है, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके अभी बाकी हैं और धीरे-धीरे जो स्थितियाँ हैं ये पूरी कवर हो जाएँगी। नॉर्मल तरीके से ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं इसके हिसाब से आप देखेंगे तो राजस्थान में 25 जून से एंट्री हो जाती है, ठीक है? 20 से 25 जून के बीच में, उसके बाद 30 जून 5 जुलाई तक ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है राजस्थान। लेकिन इस बार जल्दी कवर होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से मानसून स्लो पड़ गया अभी, तो उसको लेके कंसर्न है। धीरे-धीरे मानसून अभी ठीक-ठाक हो रहा है और स्पेशली अगर आप बात करेंगे महाराष्ट्र में, इन सब जिलों में, ये सब स्टेट्स में मानसून का अनुमान काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। मैंने निकाला भी था, इसी में अगर आप इसको नीचे में ड्रैग करेंगे तो स्टेट वाइज़ आपको हर डेट वाइज़ नंबर दिया हुआ है कि किस जगह पे कितनी बारिश की संभावना है। इसमें आप ये देख रहे हैं येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 15 तारीख को तो आप देखिए हर जगह बारिश, ये जो दिख रहा है बादलों की तरह, ये बारिश की संभावनाएँ बता रहा है। पूरे भारत में 15 तारीख को अच्छी खासी बारिश और स्पेशली ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है इसमें काफ़ी सारी बारिश होने वाली है। इसमें आपका राजस्थान भी आ रहा है, राजस्थान भी आ रहा है। अब ये जितने ये जो ऊपर में स्टेट्स छूटे हुए थे सब स्टेट्स इसमें कवर होने वाले हैं। 15 तारीख को बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे, आगे अगर आप देखेंगे 16 तारीख को ये जो गुजरात है, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, चाहे ये सब स्टेट्स हुए, यहाँ पे बारिश अच्छी खासी बारिश है। यहाँ पे येलो अलर्ट है, येलो अलर्ट बारिश है लेकिन इन राज्यों के कंपेयर में कम बारिश है। तो है 16 तारीख को भी बारिश है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेट वाइज डेट भी अगर आप जाके देखेंगे तो बारिश की संभावनाएं निकल के आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है लेकिन बारिश आपको आगे चल के है। तो मानसून धीरे-धीरे कहने का मतलब है कि सुधर रहा है और सुधरना भी चाहिए। अगर नहीं सुधरेगा तो खरीफ सोइंग होगी कैसे? ये किस तारीख का 19 तारीख को देखिए, 19 तारीख को ये जो ग्रीन दिख रहा है छिटपुट-छिटपुट बारिश, इन यहाँ पे बारिश न के बराबर जो मेन बारिश है 19 तारीख को ये है। तो इस हिसाब से अगर आप जाएँगे तो स्थितियाँ काफ़ी सारी क्लियर हैं। 20 तारीख तक भी देखिए, 20 तारीख को 19-20 को इन राज्यों में बारिश की संभावनाएँ न के बराबर है। तो डेट वाइज़ आपने देखा, इस तरह का आप देखेंगे तो आईएमडी की वेबसाइट पे ये भी मिलता है। इसमें एक्सटेंडेड रेंज के हिसाब से ये दिखाते हैं पूरे 2 वीक का, ठीक है? 19 जून से लेके 26 जून तक का भी दिखाया गया है और इसमें जो व्हाइट वाला देख रहे हैं, व्हाइट वाला का मतलब ये हुआ कि बारिश की संभावनाएँ काफ़ी कम है। तो मैं आपको दिखा भी रहा था, येलो जनरली दिखा रहा था, इसमें ऑरेंज तो दिखा नहीं रहा था। तो राजस्थान हुआ चाहे गुजरात हुआ, इसमें जनरली 12 से 19 जून के बीच में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होने वाली है, बहुत लिमिटेड बारिश है। जो ज़्यादातर बारिश है ये जो तटीय इलाके हैं, स्पेशली महाराष्ट्र के, केरला के, कर्नाटक के इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। उसी तरह 19 जून से लेके 26 जून के बीच में देखेंगे तो बारिश की जो संभावनाएँ निकल के आ रही है, जो गाढ़ा हरा रंग दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादा बारिश है, जो कम हरा रंग है वहाँ पे कम बारिश है। तो सबसे कम हरा रंग आपको ये राजस्थान वाला ही इलाके में दिख रहा है। तो यहाँ पे तो एकदम व्हाइट है, यहाँ पे कम है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया भी 30 जून के आसपास, 25 से 30 जून के आसपास मानसून इंटर करता है, 8 जुलाई तक पूरा कवर हो जाता है राजस्थान। तो देखते हैं कैसी बारिश होगी और सोइंग कैसी रहेगी अभी। लेकिन जो किसानों का रुझान आ रहा है, किसानों के रुझान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस साल एरिया जो है ग्वार का काफ़ी ज़्यादा कम, लगभग 22
लाख हेक्टेयर के आसपास एरिया गिरने की संभावना है, 20 से 22 लाख हेक्टेयर। लास्ट ईयर ये जो नंबर था लगभग 26 से 27 लाख हेक्टेयर के आसपास था। तो ओवरऑल एरिया जो है आप देखेंगे 15 से 20% तक, 20% तक गिरने की संभावना, इसका असर आपको आगे चल के दिखाई देगा। ये तो रहा सप्लाई के साइड से। अभी मैं बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा आपको, मैंने बैलेंस शीट बनाई हुई है। अब थोड़ा डिमांड के साइड से बात करते हैं, और जो मेन डिमांड निकल के आता है इसका क्रूड ऑयल के सेक्टर से, और डिमांड ही मेन कंसर्न है जिसके चलते ग्वार के प्राइस लगातार गिरते हुए आपको दिखे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 3 हफ्तों से लगातार ग्वार के प्राइस गिरते हुए जा रहे हैं, और इसका एक कारण कहीं ना कहीं ये गिरता हुआ ऑयल रिग काउंट्स है। ऑयल रिकाउंट्स जनरली क्या होता है, तेल के कुएं, ऑयल और गैस तेल के कुएं जो होते हैं उसमें से जो ऑयल और गैस निकलती है, यूएस में जनरली उसमें ग्वारगम का इस्तेमाल होता है ऑयल ड्रिलिंग कंपोनेंट के रूप में। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, बाकी जो लोग अनुभवी हैं उनको तो पता ही है कि ग्वार का इस्तेमाल जनरली होता कहाँ पे। तो ऑयल रिकाउंट्स लगातार अगर आप देखेंगे 584 से गिरते गिरते मई में जो था 2 मई को, वो गिरते गिरते अभी 13 जून को जो लेटेस्ट आंकड़ा आया था परसों दिन, उसमें 555 तक आ गया है। तो लगातार तेल के कुएं कम होते जा रहे हैं, और ये एक तरह से कहीं ना कहीं डिमांड को लेके दिखाता है कि डिमांड को लेके कंसर्न्स है। इसी बीच में अमेरिका में एक और न्यूज़ आया था बायोडीजल वाला। उसमें बताया गया था कि जो बायोडीजल का जो इस्तेमाल है जनरली, जो बायोमास होता है, जो सोयाबीन वायबीन हुआ चाहे कौन हुआ, उसका इस्तेमाल, उसकी ब्लेंडिंग, उससे जो एथेनॉल निकलता है उसकी ब्लेंडिंग बढ़ानी है। उसका जो टारगेट था उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वो भी चीज़ है, उसके चलते भी मार्केट पे थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो ये जो न्यूज़ आ रहा है ये ईरान और इजराइल का महायुद्ध, और काफ़ी सारी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। मैं भी देख रहा था आज न्यूज़ में, आज ईरान ने पलटवार करते हुए इसराइल पे काफ़ी सारी मिसाइलों से अटैक किया है। इसराइल ने ऑलरेडी गुरुवार को, शुक्रवार को काफ़ी सारा अटैक किया था, काफ़ी सारी मिसाइलें दागी थी, उसके पलटवार में ईरान ने भी किया है। और ये युद्ध कहीं ना कहीं गहराते जा रहा है। तो ये युद्ध गहराएगा तो इससे होगा क्या? सबसे बड़ी बात तो है कि ग्वार का इन दोनों कंट्री से क्या मतलब है। ग्वार का इन दोनों कंट्री से इसलिए मतलब है क्योंकि ये जो मैं रिग काउंट्स दिखा रहा हूँ, तो ये रिग काउंट्स जनरली कम होता है, तो होता क्या है, रिग काउंट्स कम होने का मतलब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम होना, और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम होना यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना, बढ़े भी हैं क्रूड ऑयल के प्राइस। उसी तरह अगर आप ये लड़ाई होगी तो जो ज़्यादातर जो तेल है कहाँ से निकलता है आपको भी पता है। अमेरिका तो तेल निकालता ही है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन। उसके अलावा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, ठीक है, ये सारी कंट्रियां हैं, सीरिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं गल्फ कंट्रीज, यहाँ से काफ़ी सारा क्रूड ऑयल निकल के आता है। तो लड़ाई किसके किसके बीच में हो रही है? लड़ाई इनके बीच में, ईरान के बीच में और इसराइल के बीच में। यहाँ से ये मिसाइल इन पर ठोक रहे हैं और यहाँ से ये मिसाइल इन पे ठोक रहे हैं। तो बीच में ये जो तेल वाली कंट्रीज हैं इन पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। अभी ईरान ने ये रास्ता, ये ब्लू वाला देख रहे हैं, ये क्या है, ये समुद्री मार्ग है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये समुद्री मार्ग है, पर्शियन गल्फ है। और ज़्यादातर जो तेल के जो जहाज निकलते हैं यहाँ से, तेल का जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ये जहाज यहाँ से निकल के फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड का 20% तक का जो कंजम्पशन है इन्हीं कंट्री से, इन्हीं सब जहाज के माध्यम से जाता है। अभी ईरान ने बोला है कि ये जो इलाका है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसको उनने इस मार्ग को ईरान ने बंद करने के लिए बोला है। अभी एक न्यूज़ आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये था, ईरान मल्स ब्लॉकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर इजराइल अटैक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलाका मैं दिखा रहा था उसको बंद करने के लिए ईरान सोच रहा है। तो ईरान अगर ऐसा करेगा तो जनरली होगा क्या? ठीक है, अगर ऐसा करेगा तो जनरली होगा क्या, इसके मायने क्या हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के? इसके मायने ये हैं, ये मैं देख रहा था, व्हाट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन फ्लोज थ्रू दिस स्ट्रेट। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड का 20% तक ग्लोबल जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है वो इसी समुद्री मार्ग से होते हुए जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर
इस मार्क से वर्ल्ड का 20% तक अगर क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन अगर इस मार्क से होते हुए जाता है, ठीक है, इस मार्क से होते हुए जाता है, तो ये कहीं न कहीं आपको पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं, क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है, उस पे इम्पैक्ट करेगा। आप देख सकते हैं ये मार्क जो है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ से अगर क्रूड ऑयल जाना बंद हो गया, तो ये मार्क जाके कहाँ मिलता है? ये मार्क जाके मिलता है ये अरेबियन सी में। यहाँ पे इंडिया भी आपको दिख रहा है, और फिर अगर इसको अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट समुद्री मार्ग है, और ये बंद हुआ तो ये चाहे इंडिया हुआ, चाहे ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको इन जगह से क्रूड ऑयल नहीं जा पाएगा। तो ईरान ऑलरेडी विचार कर रहा है, और अभी कल मैं एक न्यूज़ भी देख रहा था व्हाट्सएप पे, घूम रहा था वो न्यूज़, कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान भी कर दिया, और बोला है कि जो भी वहाँ पे शिप है जितनी जल्दी से जल्दी उसको खाली कर दिया जाए। तो लड़ाई गहराएगी, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं एक तरह से आप देखेंगे क्रूड ऑयल का प्राइस, तो ग्वार के भी प्राइस बढ़ने चाहिए। ये अलग बात है कि लास्ट वीक हमने नहीं देखे थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेक्टर वाइज़, बहुत सारी चीज़ें भी मायने करती हैं। अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स डॉ जोन्स हुआ चाहे निफ्टी हुआ, ये लगातार गिरते हुए दिखा था। निफ्टी गिर गया हमको, डॉ जोन्स भी गिर गया, और जनरली अगर शेयर बाजार गिरते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी को लेकर चिंताएं निकल के आती हैं। ग्वार में भी देखा जाए तो ऑयल डीलिंग सेक्टर में तो इस्तेमाल होता ही होता है, उसके साथ साथ फूड सेक्टर में भी ग्वार गम का काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है। तो डॉ जोन्स भी बंद हुआ, ठीक है, डॉ जोन्स भी आप देखें कितना ज़्यादा बंद हुआ। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, तो वीकली बेसिस पे 1.3% तक बंद होते हुए दिखा था डॉ जोन्स, और निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पे 1.14% निफ्टी भी गिरते हुए आपको वीकली बेसिस पे दिखाई दिया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उसके साथ साथ ग्वार भी आपको गिरते हुए दिखाई दिया। आगे चल के अब ग्वार के प्राइस में क्या संभावनाएं बनती हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, मॉनसून बता दिया, ठीक है, ईरान और इसका जो लड़ाई होगी उसका इम्पैक्ट मैंने दिखाया आपको। क्रूड ऑयल का एक बार चार्ट देख लेते हैं, समझते हैं क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पे, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, और इस हिसाब से आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस वीकली बेसिस पे 15% से ज़्यादा तक बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। तो 13% तक की बढ़त आपको बनती हुई दिखी है, लेकिन हाई पकड़ेंगे तो हाई इसका $77 तक, $78 तक भी चला गया था। अभी $72 के आसपास, $73 के आसपास बंद हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट अगर टेक्निकल हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, तो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में बनते हुए दिखा था, और धीरे धीरे प्राइस मुझे लगता है क्रूड के बढ़ेंगे, और क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो ग्वार के भी प्राइस बढ़ने चाहिए। अब मैं एक बार दिखाता हूँ आपको जोधपुर मार्केट का चार्ट, और जोधपुर मार्केट के चार्ट से पहले गम का चार्ट समझेंगे, उसके बाद सीड का चार्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो गम के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, ये वीकली चार्ट है, और वीकली बेसिस पे ही बात करूंगा मैं। यहाँ से मैंने पकड़ा था, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से मैंने पकड़ा था और इसको यहाँ तक ड्रैग किया, और उसके हिसाब से अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे तो 50% का रिट्रेसमेंट लेके मार्केट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो रिसेंट लो बना था वहाँ से लेके अभी तक 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। कैंडल के हिसाब से भी अगर आप जाएंगे, तो कैंडल के हिसाब से भी ये कितना अच्छा रिवर्सल कैंडल जनरली ये बना था। एक तरह से ऐसा कैंडल अगर बॉटम में बनता है तो ये रिवर्सल कैंडल होता है, और रिवर्सल कैंडल बनते हुए दिखा था हमें। लेकिन उसके बाद ये रिवर्सल कैंडल के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ऊपर जाना भी चाहिए था, लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं मुझे, मैंने उनको एक बात बताई थी, क्या पता आपको याद है कि नहीं, जिन्हें याद होगा वो ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आप देखेंगे जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ये लो और ये लो, तो ब्रेकआउट होने के बाद होता क्या है कि मार्केट नीचे ब्रेकआउट करके फिर उस जहां से ब्रेकआउट होता है उसको छूने की कोशिश करके फिर गिरता है। हुआ भी यही, ब्रेकआउट हुआ, इसको छूने की कोशिश किया, उसके बाद गिर रहा है। अब आपके पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, मेरे हिसाब से दो सपोर्ट है, एक 50% का रिट्रेसमेंट वाला ये, ठीक है, ये आ रहा है 9450, और दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मैं देख रहा था वीकली चार्ट पे, और ये सपोर्ट निकल के आपका यहाँ पे आ रहा है लगभग लगभग 9400 के आसपास, उसके नीचे 9300। तो कहने का मतलब ये है कि संभावना है इस वीक में जो सपोर्ट बनते हुए दिखेगा 9400 के आसपास, अगर प्राइस गिरते हैं 9400 के आसपास, वहाँ से प्राइस सुधरने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से फिर मार्केट चढ़ते हुए आपको ऊपर में ये लेवल, ये आपका मान के चलिए 9,950, और उसके ऊपर 10,400,
ठीक है, धीरे-धीरे जो संभावना आएँगी अगले वीक आपको तेज़ी की संभावना अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो। अगर ये लेवल टूट गया, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्वारगम में अगर ये लेवल 9300 का लेवल जोधपुर मार्केट में टूट गया, तो नीचे में फिर मान के चलिए कि ये लेवल आपको धीरे-धीरे पहले ये वाला सपोर्ट ये निकल के आ रहा है न 9000 के आस-पास, 9000 के आस-पास मार्केट आने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क आपके हाथ में है, अगर ये लेवल टूटता है और आपने ग्वारगम रखा हुआ है, तो बुद्धिमानी यही रहेगी कि वहाँ से निकल जाएँ, ठीक है? फिजिकल मार्केट की भी बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये लेवल नहीं टूटता है 9300 का और मार्केट यहीं पे आके और फिर चढ़ने की कोशिश करता है, तो धीरे-धीरे आपको 10,400 10,500 तक के लेवल आपको ग्वारगम दिखा सकता है। तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वीकली बेसिस पे 9300 और ऊपरी स्तरों पे 9,950 फिर 10,300 फिर उसके ऊपर 10,500 600 जो भी है, धीरे-धीरे तेज़ी की संभावनाएँ बनती हुई आपको दिखेंगी। अगर आप सीड की बात करते हैं तो सीड में भी जोधपुर मार्केट में भी आप देखेंगे तो लेवल्स वहीं निकल के आ रहे हैं, जो सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 5,000 के आसपास। तो अगले वीक हो सके मार्केट यहाँ से और 100 रुपए गिरावट दिखाए और उसके बाद चढ़ने की कोशिश करे। काफ़ी सारी वोलेटिलिटी रहेगी और जो सपोर्ट है अभी के लिए 5,000 और 4950, ठीक है? याद रखिए 5,000 और 4950 का सपोर्ट और ऊपर में अगर ये सपोर्ट आके फिर मार्केट चढ़ता है तो धीरे-धीरे आपको ये वाला जो लेवल है 9300 और उसके बाद फिर 5400, ठीक है? धीरे-धीरे 5600 ऐसे करके मार्केट चढ़ते हुए दिखेगा आपको। अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो जुलाई महीने में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं कि ग्वार का प्राइस तेज़ हो। वायदा बाज़ार में भी अगर आप देखेंगे, वायदा बाज़ार में स्पॉट मार्केट के कंपेयर में गम का प्राइस काफ़ी नीचे 9400 कुछ बंद हुआ है, वायदा बाज़ार में 9400 और स्पॉट प्राइस में 9531, यानी कि वायदा में और स्पॉट में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, स्पॉट प्राइस जो है लगभग 60-70 रुपए प्रीमियम में चल रहा है। धीरे-धीरे संभावनाएँ मुझे लगती है जो भी गिरावट होती है फिर जल्दी ही सपोर्ट लेते हुए ग्वारगम ग्वारसीड का प्राइस आपको लेते हुए दिखेगा। तो ये था ग्वारगम ग्वारसीड पे आज की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी आप बताएँगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर की और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी सारी चीज़ें जो मैं कवर करता हूँ ये आपको ईज़िली ऐसे कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज़ मैं आज छोड़ रहा हूँ, जो मैंने आपको वादा किया था। ये नंबर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे ऐसे-ऐसे फ्लैश होते हुए चलेगा, लेकिन आप यकीन मानिए, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर कोई इसको फॉरवर्ड भी करेगा तो यहाँ पे हमारा नाम आना चाहिए, ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो राइट। भाई मेहनत कर रहे हैं तो इसका श्रेय जाना चाहिए कि किसकी ये रिपोर्ट है और किसने बनाई है। उसके हिसाब से अगर आप जाएँगे तो देखेंगे तो अभी तक जो टोटल अराइवल आए हैं, गवर्नमेंट का नंबर नहीं है ये बहुत सारे इधर-उधर से मैंने पूछ-पाछ के नंबर लिए हैं। लास्ट ईयर जो अराइवल्स के नंबर आए थे, अभी तक 31 मई तक 3.4 लाख टन और अभी तक इस साल 31 मई 2025 तक 4.6 लाख टन, लगभग 35% पिछले साल के कंपेयर में 35% ज़्यादा का आवक हुई है। क्रश पिछले साल के कंपेयर में कम है 6% तक, जो टोटल क्रश अभी हुए 3.84 लाख टन की क्रश हुई। पिछले साल 4.1 लाख टन का क्रश था। अगर आप उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्वारगम में भी लगभग वही सिनेरियो, ठीक है? तो ग्वारगम में भी अगर आप पकड़ेंगे तो ग्वारगम में भी जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, टोटल डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, ओवरऑल स्टॉक्स ग्वारगम के भी लगभग 40% तक कम होते हुए दिख रहे हैं। जो टोटल डिमांड अभी तक हुई है, जो टोटल कंजम्पशन हुआ है, ठीक है, 2.3 लाख टन पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा है। एक्सपोर्ट ज़्यादा निकल के आ सकता है इस साल। टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है अभी तक 1.8 लाख टन, पिछले साल 1.67 लाख टन का हुआ था। 8% तक एक्सपोर्ट ग्वारगम का इस साल ज़्यादा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्वारगम का जो बैलेंस शीट है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लग रहा है और ये सारे फैक्टर देख के मुझे लगता है कि आगे चल के प्राइस चढ़ने चाहिए। लेकिन फिर भी मार्केट है, देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, उस हिसाब से अपना ट्रेड रिस्क रखें, अपना रिस्क मिनिमाइज रखें, कैलकुलेटिव रखें और
डिटेल एनालिसिस चाहिए, डेली बेसिस पे चाहिए, वीडियो के अलावा, क्योंकि डेली बेसिस पे भी अगर आप एनालिसिस चाहते हैं, रिपोर्ट्स चाहते हैं, तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद।